कि काले बादल छाए थे, मुझे हराने आए थे, कुछ दुश्मन खुशबू बनकर मन भटकाने आए थे, हुनर की तौहीन करी, मुझे नाकाबिल बताया, मेरे सपनों को गुब्बारा समझकर सुई से डराया। सर जैसे कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सर आपकी सफलता के पीछे कौन है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक महिला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वुमेन बोलते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। आपने ज़रूर सुना होगा, कहते हैं कि दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए। हम खुद पर प्रयोग करते रहे तो ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो आज हम डीएसपी सर के अनुभवों से सीखने एक बार फिर से आए हैं। हमारे साथ हैं डीएसपी संतोष पटेल सर। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के, आपने फेसबुक पर कमेंट के, यूट्यूब पर कमेंट के, जिनको हमने लिया है और कई सारे सवाल हैं। हम शुरुआत करते हैं। तो सर, परीक्षा में समय की बड़ी समस्या होती है। सर समय कैसे मैनेज करें? कई बार क्या होता है कि कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। 3 घंटे या 2 घंटे की जो भी परीक्षा हो, प्रश्न भी छूट जाते हैं। तो सर समय कैसे बचाएं ताकि कोई दिक्कत समय की लेकर ना पड़े? देखिए, आपका जो सवाल है कि समय मैनेज कैसे करें, मैं बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 3 घंटे ही हमारे जीवन के सबसे कीमती समय होता है, जिससे हमारा भविष्य का निर्धारण होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विशेष हमें जब तैयारी करें तो उसी समय ये 3 घंटे का हम लोग तैयारी करते, निर्धारण करते हैं। तो ये जो आदत में होता है, जैसा जिसकी आदत में होगा वैसा वो करेगा। तो ये 3 घंटे के लिए हमें अपनी हैबिट में लाना है, स्पीड से लिखने की, स्पीड से सॉल्व करने की, तेज़ी से सोचने की आदत में होना चाहिए हमारे। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक गांव में एक महिला के पेट में दर्द हुआ, तो वहाँ पर गाड़ी तो थी लेकिन कोई ड्राइवर नहीं था। तो लोगों ने सोचा कि कैसे ले जाएं। तो एक व्यक्ति बोला, चलो मैं चला लेता हूँ, जैसी भी ये चला लूँगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की, चलाना शुरू किया। लोगों ने कहा और तेज़ चलाओ, तो बोला नहीं, इससे तेज़ नहीं भग रही। अब जिसको दर्द था उसे तो लगता है कि हवाई जहाज़ की तरह पंछी बनकर उड़कर ये तुरंत अस्पताल ले जाए, लेकिन टाइम लग रहा था। फिर देखा एक गांव पड़ा, वहाँ से उनने एक ड्राइवर लिया, वो मिल गया संयोग से। तो उस ड्राइवर ने बहुत जल्दी 5 मिनट में वहाँ पहुँचा दिया शहर तक। तो बात जब शहर पहुँचे अस्पताल में, तो लोगों ने पूछा कि यार ये गाड़ी सेम दूसरे ड्राइवर ने इतनी जल्दी इतनी फास्ट पहुँचा दिया और तुम नहीं चला पा रहे, तुम कह रहे थे गाड़ी नहीं भग रही, ऐसा क्या अंतर है? तो पहले वाले ने बताया कि अंतर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आदत में था, मैं डेली ट्रैक्टर चलाता था, तो मुझे भी ये उससे ज़्यादा नहीं भगी। और दूसरा जो था वो एम्बुलेंस चलाता था, तो उसको आदत थी स्पीड में भगाने की गाड़ी। तो आपकी आदत में जैसा होगा, आप घर पे जैसा लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, वैसे ही परीक्षा में परफॉर्म करोगे। तो आप हमेशा आदत में लाइए तेज़ी से लिखने का, शुद्ध लिखने का, अच्छा सोचने का। और आप कई बार हम लोग सोचते हैं घर पे कि जिस दिन परीक्षा होगी मैं कवर कर लूँगा, मैं लिख लूँगा, तो उसमें कभी संभव नहीं होता, वो सोचते ही रह जाते हैं। मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि जो ऐसा सोचते हैं कि धूप में निकले पहली बार गाल काले पड़ गए, धूप में निकले पहली बार गाल काले पड़ गए, कई दिनों से दीवाल में झाड़ू नहीं लगा, जाले पड़ गए, कई दिनों से दीवाल में झाड़ू नहीं लगा, जाले पड़ गए, और जब तक बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहे दौड़ गए, जब तक बिस्तर में पड़े पड़े सोचते रहे दौड़ गए, और जिस दिन सड़क पर दौड़े उसी दिन छाले पड़ गए। तो ये आपकी स्थिति होती है जब आप सोचते रहते हो दिमाग में कर लूँगा, कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जिस दिन आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, करना शुरू कर देते हो जाता है। तो इसलिए जो 3 घंटे का समय वो आदत मिलाएं, प्रैक्टिस करें इतनी ज़्यादा कि परीक्षा के दिन आपको कभी ये महसूस ना हो कि टाइम कम पड़ गया, जो कि आपको 5-6 मिनट 10 मिनट बच जाएं और आप उसको रिवाइज कर सको परीक्षा में कि जो आपने परफॉर्म किया है कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो इस तरह आप अपनी तैयारी रखें, इतना तैयार हो जाएं कि आपको कभी समय की कमी ना पड़े, समय आपके गुलाम रहे। तो इस तरह आपको इतना तैयार होना पड़ेगा, लिखने की आदत डालनी पड़ेगी और तेज़ी से सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। सर पढ़ाई को लेकर कौन सा समय बेहतर होता है? कई बार कहते हैं कि सुबह से पढ़ना, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना बहुत बेहतर होता है। कोई कहता है हम सुबह से नहीं जाग पाते तो रात में पढ़ लेती हैं। तो सर आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से कौन सा समय बेस्ट होता है? ये तो बड़ा वैसा सवाल है जो लोग कोई भी पूछ लेते हैं। मेरे हिसाब से पढ़ने का, और मेरा मानना है कि पढ़ने का और प्यार करने का कोई टाइम नहीं होता। जब आपका मन करे तब आप करो, लेकिन इतनी शिद्दत से करो कि भविष्य में रिजल्ट आए।
क्योंकि आपके परिवार वाले रिश्तेदार आपसे रिजल्ट की मांग करते हैं, आपसे परिणाम देखना चाहते हैं। इसलिए पढ़ने का और प्यार करने का कोई टाइम नहीं है। जब आपका मन करे आप पर शिद्दत से करें, पूरी इच्छा शक्ति से करें, इतनी अच्छी पढ़ाई करें कि बहुत बेहतर रिजल्ट आए, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके क्षेत्र में खुशियां बने लेकर आएँ आप। तो ये है कि कोई विशेष ऐसा कोई टाइम नहीं रहता, बस मन होना चाहिए पढ़ने का। देखिए, आपने जो बात की कि किस समय पढ़ना चाहिए, ये तो दिन में 24 घंटे होते हैं एक दिन का। इसमें मुझे लगता है कि पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश और इच्छा हो तो वो हर एक समय सुटेबल है, आप चाहे किसी भी समय पढ़ सकते हैं। फिर भी एक व्यवहारिकता है, जो मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं तो किसी भी टाइम पढ़ लेता था। वो जो मैंने बताया ना कि मन हो तो आप कभी भी पढ़ो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरा जो अनुभव है बचपन का, मेरी माँ बताते हैं, जो माँ बोलती है वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो मेरी माँ कहा करती थी कि 4 बजे से जग कर पढ़ो तो सरस्वती आती है। और दूसरा बोला करती थी ज़मीन में बैठ कर पढ़ोगे तो ज़्यादा सरस्वती आएगी, और अगर आप चारपाई में पढ़ोगे तो सरस्वती दरवाजे से बाहर ही, मतलब बाहर ही चली जाती, अंदर नहीं आती। तो ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है कि मुझे याद है गांव में मैं 2002-3 की बात होगी, जब लाइट नहीं थी तो मिट्टी के तेल से एक डिब्बी बनती है, डिब्बी आप लोग जानते होंगे, वो जलती, तो उससे हम लोग पढ़ा करते थे। हालांकि 4 बजे बड़ी अच्छी नींद आती है, उस समय जग कर पढ़ना बड़ा कठिन काम है, तपस्वी जैसा काम है। लेकिन हमारी माँ होती है, वो ज़बरदस्ती जगा देती थी और बैठ जाती थी बगल में डंडी लेके, वो तो अपना झाड़ू लगाने लगे, कुछ भी करने लगे। तो मुझे एक दिन का वाकया याद आ रहा कि अटारी जानते होंगे आप लोग, अटारी की बाँट होती है, किनारा होता है, क्योंकि आप मिट्टी की तेल की डिब्बी अगर बंद कमरे में जलाओ तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी छोड़ती है, तो उससे भी एक दिक्कत होती है, सफोकेशन होता है, जैसे वो बोलते हैं उबस सांसी लगने लगती है। तो उसको हम अटारी का जो गेट होता है वहाँ पर बैठ कर पढ़ता था मैं। तो वहाँ पर जब 4 बजे जगा दिया, यही कार्तिक महीना रहा होगा, थोड़ा ठंड हो जाती है गांव में, तो रजाई ओढ़ ली, ज़मीन पे बोरी बिछा कर बैठ गया, सामने डिब्बी जल रही है। तो मुझे याद है कि माँ वहाँ से चली गई, अपना झाड़ू पोछा करने लगी। कार्तिक मास का महीना रहता है तो महिलाएं 1 महीने नहाने जाती हैं गांव के कुएं में बाहर घर के, सुबह 4-5 बजे। तो वो लोग उधर चली गई, मुझे गाना उनका सुनाई दे रहा, वहाँ गा रही हैं और नहा रही हैं। अब मैं क्या हुआ, नींद आ गई तो झपकी लग गई सामने डिब्बी की लौ में, तो मेरे बाल झुलस गए। तो वो मुझे दिन याद है कि बिना ना कोई मरा था मेरे परिवार में, फिर भी मैंने टकला हुआ था वो छिपाने के लिए कि मेरे बाल जल गए। कोई पूछेगा कि क्या हो गया, क्यों टकला हो गया, तो बोल देता था अरे ऐसी खुजली हो रही थी इसलिए टकला हो गया। तो वो जो 4 बजे का मुहूर्त है, बताते हैं कि वो इतना अच्छा समय रहता है, मैंने भी देखा, बिल्कुल शांति रहती है, आसपास कोई ऐसा व्यवधान नहीं रहता, ना कोई नकारात्मक माहौल रहता है, बिल्कुल ताजगी रहती है, सूरज उगने वाला होता है, बोलते हैं ना नई उम्मीदें, नई किरणें, नई आशाएं आती हैं। तो अच्छा माहौल रहता है, पंछी चहकते हैं, कोई वैसी नकारात्मक आवाज़ें, नकारात्मक चीज़ें नहीं रहती, सब कोई मतलब बोलते हैं ना जो सो रहा है सूरज उगने वाला तो वो राक्षस है, तो वैसे नेगेटिव लोग सोते रहते हैं। तो वो समय बहुत अच्छा माना जाता है, बस वो तपस्या है जो जग जाए, वो बहुत बड़ा काम है, जगना और फिर जग कर पढ़ना। हाँ, तो हमने तो खूब पढ़ा है। अब वो समय 4 बजे जब कभी माँ के अंडर में थे तब पढ़ा, इसके बाद जब स्वयं से आ गए तो फिर मैंने वही बताया कि पर्याप्त प्रकाश और इच्छा हो तो आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। तो वो पढ़ने का अर्थ है आप पढ़ने का सीखें, वो बहुत ज़रूरी है। तो कोई टाइम मायने नहीं करता, आप किसी भी टाइम पढ़ें, लेकिन बस सीखते जाएं, वो बहुत मायने करता है। सर, जैसे कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, सर आपकी सफलता के पीछे कौन है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। एक महिला को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वोमेन बोलते हैं ना, उसकी स्पेलिंग होती है WOMEN, ये होती है ना। तो मैंने बहुत पहले लिखा भी था, मेरा बहुत अच्छा एक कोटेशन भी था कि W फॉर, अगर इसको अपन एक्सप्लेन करें तो वुमेन का मतलब होता है, कुछ लोग जो अपनी अपनी मानसिकता है, बहुत से लोग समझते हैं कि वाइफ ऑफ मैन, मतलब आदमी की औरत मात्र है, पत्नी मात्र है एक महिला। ये बहुत से लोग सोचते हैं जो पितृसत्तात्मक मानसिकता वाले रहते हैं कि वो औरत तो एक पत्नी है, घर के अंदर रहेगी 4 दीवारी के अंतर्गत। कुछ लोग वुमेन का मतलब समझते हैं वीकनेस ऑफ मैन,
मतलब आदमी का कमज़ोर पक्ष है महिला, ऐसा बोलते हैं ना, अरे मेरी कमज़ोरी ये औरत है, ये नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। लेकिन मेरा मानना है, मैं विवेकानंद जी को बहुत पढ़ता हूँ, ऐसे लोगों को मैंने पढ़ा, तो मेरा मानना है कि वुमेन का मतलब होता है विंग ऑफ मैन, आदमी के पंख है महिला। और जिस आदमी के साथ किसी महिला का अच्छा हाथ हुआ है वो बहुत आगे तरक्की की है। तो मुझे भी आपने जो सवाल किया, मैं बस यही कहूँगा कि मेरी कामयाबी के पीछे भी एक महिला का हाथ था, वो मेरी माँ है। और अभी फ़िलहाल किसी और का हाथ हो गया है, तो आगे भी मेरे जो भविष्य में बेहतर कामयाबियाँ हो रही हैं या मैं बेहतर कुछ कर पा रहा हूँ, तो आने मेरे साथ एक और वूमेन जुड़ गई हैं, तो उनका भी पर्याप्त हाथ है और पर्याप्त जो सामंजस्य है उसकी बदौलत कामयाबी मिलती है। पर ये सच है कि महिला आदमी के पंख होती है, जो जितनी ऊंची उड़ान भरना चाहता है तो किसी न किसी महिला के हौसलों की ज़रूरत होती है। सर, जब हम शुरुआत करते हैं किसी अच्छे काम की, भले ही पढ़ाई की करें या किसी और काम की करें, तो नकारात्मक लोग बहुत मिलते हैं और खुद के भी नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। तो सर, ऐसे नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोगों से कैसे बचें? बहुत बेस्ट चीज़ आपने पूछी है। जीवन में व्यक्ति के हार की जो वजह होती है ना, ये नकारात्मक लोग ही होते हैं। ये लोग केकड़े की भांति कार्य करते हैं ना, वो आपने देखा होगा ना, एक के ऊपर चढ़ रहा होता है तो दूसरा केकड़ा नीचे को खींचता है उसकी टांग पकड़ के, तो ये नीचे गिराने वाले लोग होते हैं। ये इतना इनसे संभल कर रहना ज़रूरी है कि आप जैसे एक बोतल में पानी है, हमने एक एक बूंद बूंद से वो बोतल भरी है, और ये नेगेटिव लोग एक रंग की तरह होते हैं, एक बूंद डाल दो तो पूरा पानी का रंग खराब कर देते हैं, पीने लायक नहीं रह जाता पानी। तो ये नेगेटिविटी इतनी बुरी चीज़ होती है। नेगेटिविटी ये समझ लो कि एक गुब्बारे में आपने हवा भरी, किसी ने आपकी हौसला अफजाई की, तारीफ़ की कि आप ये कर सकते हो, और वो एक सुई की टंच मार दे, गुब्बारा फूट जाएगा। इस तरह की नेगेटिविटी होती है, तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे नेगेटिव लोग होते हैं। एक मैं ज़्यादा वैसे सिखाता भी नहीं हूँ लोगों को, मैंने देखा बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, इसलिए एक बार बोलता हूँ, क्योंकि नकारात्मक सोचने वाला ऐसे ही एक मेरे को मोटा मिला, तो मैंने उससे कहा कि मेरे बगल से दौड़ो, मेरे बगल से दौड़ो, मैं तुम्हें वज़न कम करने का राज सिखाता हूँ। मेरे बगल से दौड़ो, मैं तुम्हें वज़न कम करने का राज सिखाता हूँ। तो बोला कि नया विद्यार्थी हूँ, आप दौड़िए, मैं आपके ऊपर बैठ जाता हूँ। तो ऐसे लोग होते हैं जो आप उन्हें सिखाओगे वो आपको ही कमज़ोर कर दें। तो इन नेगेटिव लोगों से बचना चाहिए। आप वो इतनी नेगेटिव सोचते हैं, वही फिर वो अगले दिन मेरे को मिला, एक समोसे खा रहा था, बोला समोसा क्यों खा रहा है, इससे पेट खराब हो जाएगा। तो बोला समोसा नहीं खाऊंगा तो समोसा खराब हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से संभल के रहना है, क्योंकि ये लोग हमें नेगेटिव करते हैं, हम कि उनको चाहते कि इनको मोटिवेट कर दे तो नहीं कर पाते कई बार। तो इनसे दूर रहें, यही सबसे अच्छा तरीका होता है। और हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छे माहौल पे जाएं, अच्छे लोगों के बीच में जाएं। इस दुनिया में नेगेटिव सोचने वाले, नकारात्मक लोग, मजाक उड़ाने वाले बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन आपकी हौसला अफजाई करने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो आप जब ऐसा लगे कि कोई आसपास नहीं, तो आप किताबों को पढ़ें। किताबें कभी नकारात्मक चीज़ नहीं बताती, किताबें सच बोलती हैं। जो लिखा होता है उनमें सच लिखा होता है। तो किताबों की ओर रुझान करें यदि आपके पास कोई मार्गदर्शक नहीं है, लेकिन इनसे सावधान रहें, वो बहुत ज़रूरी है। आपने जो नेगेटिव वाला बोला, तो बस मेरे को एक कविता याद आ रही है, मैंने लिखी थी, कभी छोटी सी है, सुनाता हूँ। कि काले बादल छाए थे, मुझे हराने आए थे, कुछ दुश्मन खुशबू बनकर मन भटकाने आए थे। नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, कि काले बादल छाए थे, मुझे हराने आए थे, कुछ दुश्मन खुशबू बनकर मन भटकाने आए थे। हुनर की तौहीन करी, मुझे नाकाबिल बताया, मेरे सपनों को गुब्बारा समझकर सुई से डराया। गिरा उठा डगमगाया, पर रुका नहीं, चलता गया। हर लम्हा सीखता रहा और हर रोज़ संभलता गया। एक चिड़िया से सीखा, हर दिन तिनका तिनका जोड़ा। एक चिड़िया से सीख कर हर दिन तिनका तिनका जोड़ा। मेरी जीत हुई क्योंकि मैंने गिर कर भी मैदान नहीं छोड़ा, मैंने गिर कर भी मैदान नहीं छोड़ा। तो आपको जीतना है तो कभी मैदान नहीं छोड़ना, लड़ना है। नेगेटिव लोग भी आए तो उनसे भी लड़ो, लेकिन बढ़ते जाओ, रुको मत कि उनकी बातें सुनकर आप गुब्बारे की तरह फूट गए, वो ज़मीन पे गिर गए। नहीं, वो बोल रहे हैं तो आप दूर जाओ, उनकी सुई के पास नहीं आनी चाहिए, आप दौड़ो हवा में। नेगेटिव लोगों में इतनी दम नहीं होती कि वो आपका पीछा करके वहाँ तक जाएँ, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं, वो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारे उनका असर एक छोटे से क्षेत्र में होता है। तो आप हौसलों से उड़ो, आपको जो सकारात्मक ऊर्जा उससे उड़ो, इनसे दूर रहें।
सर ये कुछ कमेंट हैं जो हमें लिए हैं फेसबुक यूट्यूब से। इनमें सुधीर कुमार जी का कमेंट है कि मेंस के सिलेबस को किस अप्रोच के साथ पढ़ते जाएं और आंसर राइटिंग पर भी अपने अनुभव साझा कीजिए। इसके अलावा बिमल बादशाह जी का कमेंट है, कैसा रहेगा यदि किसी एक बुक को ही 10-10 बार पढ़ा जाए। और ब्रजेश बघेल जी कहते हैं डीएसपी के लिए कितनी हाइट मांगती हैं। तो सर इनका मतलब यह है कि फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहता है। देखिए, पहला जो सवाल मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। ब्रजेश बघेल जी कहा कि डीएसपी के लिए कितनी हाइट चाहिए। बघेल जी, आप अगर आरक्षक के लिए क्वालिफाइड हो रहे हो, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, तो आप डीएसपी के लिए भी उतनी हाइट चाहिए। और बोलते हैं ना, ऊंचाई को कद भी बोलते हैं ना। हाँ तो कद आपकी ऊंचाई मायने नहीं करती। आप तो अच्छी पढ़ाई करो, आप इतनी पढ़ाई करो कि सीधे आईएएस बनो, उसमें कोई हाइट नहीं मांगते। हाँ, और अगर आपको पुलिस में आने का शौक़ है तो मैं बता दूं 168 सेंटीमीटर चाहिए। और डीएसपी के लिए थोड़ा सीना ज़्यादा चाहिए। डीएसपी बनने के लिए सीना चौड़ा होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर न्यूनतम चाहिए, जो कि सामान्यतः पुलिस आरक्षक या सब इंस्पेक्टर में 79 के आसपास होता है। 78 होता है या 79 ऐसा कुछ होता है। तो वो आपको डीएसपी के लिए ज़्यादा चाहिए। बाकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल था बिमल बादशाह जी का कि कैसा रहेगा यदि किसी एक बुक को 10-10 बार पढ़ा जाए। तो बिमल जी, ये बिमल, आपका नाम बड़ा खतरनाक अच्छा है, बिमल, और ऊपर से बादशाह है। तो ये किताबें कोई प्रेमिका या पत्नी नहीं कि एक ही को 10 बार पढ़ो या 10 जन्म तक पढ़ो। मेरा सलाह ये है कि आप एक किताब को कभी 100% पढ़ ही नहीं सकते। 100% पढ़ लोगे लेकिन याद नहीं कर सकते उसकी। आप, मुझे मालूम है, कभी कोई व्यक्ति आइडियल नहीं हो सकता। इसलिए आप कोशिश करें कि 2-3 तरह की किताबें लें और उनको 2-2 बार पढ़कर उनसे एक अपना नोट्स तैयार करें, ब्रीफ तैयार करें। ये समझे कि आप एक नई किताब लिख रहे हैं, तो वो आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि मुझे, आपको लगता है कि कोई टॉपिक है तो आपको किसी एक प्रकाशक का समझ में आएगा, कोई टॉपिक किसी और की प्रकाशक की भाषा से अच्छा लगेगा, तो आप सभी का संकलित करें, संकलन जिसे बोलते हैं, और उसे तैयार करें। मैंने यही किया था, 3-4 तरह की किताबें रखता था सामने, पूरे ज़मीन पे बिछा देता था, और फिर उसके बाद एक अपना रफ़ में लिखता था रफ़, फिर उसको एक नोट्स टाइप में तैयार करता था, नोटबुक। तो वो मेरे काम आए। मैं परीक्षा देने गया, कभी किताबें नहीं छुई परीक्षा के पहले। हमेशा जो रिवीजन कहते हैं ना, वो मैं हमेशा अपने नोट्स से करता था। तो आप स्वयं की नोट्स बना लें और 3-4 तरह की किताबें रेफ़र करके। सुधीर कुमार जी का कहना है कि मेंस के सिलेबस को किस तरह अप्रोच के साथ पढ़ें और राइटिंग पर अनुभव साझा करें। तो मैंने राइटिंग का पहले भी बता दिया आपको कि राइटिंग में स्पीड और आदत में लाना पड़ेगा। और जो सिलेबस के हिसाब से, ये बहुत बड़ी बात बताई है, मैं बता रहा हूँ। इसमें आप PSC 3 शब्द में पहले ही बोल चुका हूँ, 2 तरह। इसमें आपको अगर सफल होना है, या विशेषज्ञ तो बनना नहीं कि किसी विषय का बनना है, इतिहासकार तो बनना नहीं है, भूगोलविद बनना नहीं है, वैज्ञानिक बनना नहीं है, गणितज्ञ बनना नहीं है। अगर ये बनना है तो PSC की तैयारी क्या कर रहे हो, जाके PhD करो। दोनों एक ही राशि की हैं, PhD और PSC, तो कोई PhD करो। आप PSC का मतलब है, अगर आप सफल होना है PSC में, तो बहुत अच्छी बात है कि सिलेबस के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि आप इतना नहीं पढ़ पाओगे। मुझे लगता है सिलेबस को आधार रखें सामने कि आपका सिलेबस है, टारगेट क्या है, आपको क्या पढ़ना है। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में सबसे अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो टारगेट को देखकर बनाते हैं। जो दूसरी टीम जब मैच में जो रन चेस करती है ना, तो वो टारगेट के हिसाब से वो अपना रन रेट लेकर चलती है कि इस हिसाब से चलना है। तो आप इस सिलेबस रखोगे तो उस हिसाब से चलोगे कि आपको ये पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें, ऐसा टॉपिक आएगा बहुत आसान होगा, आपको लगेगा इसको पढ़ता जाऊँ, लेकिन वो उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ना आना है, तो क्यों अपनी मेहनत बर्बाद करें। तो आप सिलेबस को सामने रखें और उसके हिसाब से तैयारी करें। जो और पुराने क्वेश्चन पेपर देख लें PSC के, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके हिसाब से लिखने के लिए विशेष रूप से फैक्ट पर ध्यान दें। आप हवाई में नहीं लपेटें, कुछ तथ्य होते हैं, फिर उसके बाद उसका विस्तार कैसे किया जाता है, इस पर ध्यान दें। आप सफल होंगे और अच्छे अपने नोट्स बना लें। सर, पुलिस की नौकरी को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के नकारात्मक विचार रहते हैं, पर असल ज़िंदगी में देखा जाए, वास्तविकता में देखा जाए तो पुलिस बहुत मेहनत करती है। न त्योहारों की छुट्टियां, हर समय बस समाज सेवा में समय बिताती है। सर, पुलिस की नौकरी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि पुलिस सच में बहुत मेहनत करती है और लोगों तक पहुंचना भी ज़रूरी है उसकी मेहनत, क्योंकि हमारी मेहनत अदालत तक पहुंचती है, और अदालत जब सज़ा सुनाती है किसी आरोपी को,
तब हम लोग जो जश्न मनाते हैं, आपने कभी देखा नहीं, वो बड़ी खुशियों का लम्हा होता है। तो मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि पुलिस की नौकरी कैसी मिलती है, कि मेरे सपनों ने मुझे कई रातों जगाया है, मेरे सपनों ने मुझे कई रातों जगाया है, मन नयन बदन ने अपना फ़र्ज निभाया है। और छोटी सी कामयाबी के पीछे अनेक हाथ हैं, छोटी सी कामयाबी के पीछे अनेक हाथ हैं, कॉपी कलम किताब ने मुझे खाकी रंग दिलाया है। तो जो खाकी रंग मिलता है पढ़ लिखने के बाद मिला है हमें। तो अब आज की स्थिति में क्या होता है, जो पुलिस को कुछ कितनी मेहनत करती है, मैं उस पर आपको एक कविता सुनाता हूँ छोटी सी, कि इंसान बेजुबान नादान सबकी भाषा समझती है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पुलिस पहुँचती है। कि सैकड़ों लोग तमाशा देखते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं, सैकड़ों लोग तमाशा देखते हैं कुछ नहीं कर पाते हैं, पुलिस वाले दो होकर भी हज़ारों से भिड़ जाते हैं। और खतरों की जंग में सबसे आगे खड़ी रहती है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पुलिस पहुँचती है। कि पसीना बहता है व्यर्थ में आदमी का तो गाली बकता है, पसीना बहता है व्यर्थ में आदमी का तो गाली बकता है। धैर्य देखो खाकी का जिसका बिना कुछ बोले खून बहता है। और लोग काम गिनाते हैं, पुलिस दिन रात एक करती है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पुलिस पहुँचती है। कि पसीना निकला, मैं मेहनत बता रहा हूँ कितनी मेहनत करती है पुलिस। पसीना निकला, घर छूटा, रिश्ते टूटे, भूख मरी, समय पर खाना नहीं मिलता, बोलते हैं ना भूख मर गई मेरी। और कई रिश्ते इस चक्कर में टूट जाते हैं कि साली ससुराल हो जाती है, तो वो बुलाते हैं, कहीं पहुँच ही नहीं पाते, अपने घर ही नहीं पहुँच पाते कई बार त्योहारों पे, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। कि पसीना निकला, घर छूटा, रिश्ते टूटे, भूख मरी, मस्ती भूले, सुकून गया, हंसी लूटी, आँख भरी। कि धरती जैसा बोझ माँ के जैसा दर्द सहती है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पुलिस पहुँचती है। और रगड़ खाती है हमारी चमड़ी धूप धूल धुआं से, फ़र्क नहीं पड़ता हमको समंदर तालाब कुआं से। और चोर पकड़े मुलजिम पकड़े, सड़ी गली लाश पकड़ती है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पुलिस पहुँचती है, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ पुलिस पहुँचती है। तो ये पुलिस बहुत मेहनत करती है, लोगों को समझना पड़ेगा कि उसको भी प्रेम दें आप, पुलिस बहुत अच्छा काम करेगी। आज के समय में जो सुधार हो रहा है उस हिसाब से पुलिस बहुत कुछ करने की कोशिश करती है। तो पुलिस को प्रेम दें अपना, पुलिस की हौसला अफजाई करें। पुलिस बहुत पॉजिटिव चीज़ है, आपकी सुरक्षा के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। एक जो रंग है ना, 7 रंग होते हैं ना, उनमें से एक 8वां रंग भी इस दुनिया में, वो खाकी रंग है। तो उस पे मुझे मेरे विचार है जो मैंने लिखा, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। कि दरिया झरनों के मिलन का समंदर है खाकी, दरिया झरनों के मिलन का समंदर है खाकी, इंद्रधनुष के रंगों से भी ज़्यादा सुंदर है खाकी। और आपदा विपत्ति महामारी जुर्म रास्ते के कांटे हैं, रास्ते के कांटे हैं, दुश्मनों से लड़ने वाले समाज का जिगर है खाकी। और किसी की माँ है खाकी, किसी की बहन है खाकी, किसी की माँ है खाकी, किसी की बहन है खाकी, किसी की ज़िंदगी तो किसी का हम सफ़र है खाकी। मत पूछो मेरी ज़िंदगी में कौन कहाँ पर बसा है, बस इतना जानो कि मेरे लिए सबसे ऊपर है खाकी। और संघर्ष है मगर रास्ता खाकी का गलत नहीं, ज़िंदगी में पुण्य कमाने का अवसर है खाकी। और किसने क्या किया पिछले जन्म में मालूम नहीं, मेरे पिछले जन्म के पुण्यों का असर है खाकी। जो मुझे खाकी मिली, मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, और मुझे गर्व है अपनी इस वर्दी पे, इस रंग पे। देश भक्ति जन सेवा के काम आता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में सर के फेसबुक पेज की लिंक भी मिलेगी, तो आप सर के फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और अपने और अन्य दोस्तों को भी इनविटेशन भेजें, ताकि सर का पेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सर के विचार लोगों तक पहुँचे और सबको मार्गदर्शन मिल सके। धन्यवाद।